नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी तीसरी क्लास करने जा रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास की। प्रीवियस क्लास में हमने चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे जो कि हर 20 साल बाद आए थे। ठीक है, यानी कि 4 चार्टर एक्ट आए थे, हर 20 साल बाद आए थे। ये जो चार्टर एक्ट थे ये किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं थे, बल्कि इन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था, हर 20 साल बाद ये आए थे। फिर सर ये बंद क्यों हुए? इन्हें बंद होने का जो मुख्य कारण था वो था 1857 की क्रांति। ठीक है, कौन थी? 1857 की क्रांति। ये क्रांति क्यों हुई थी तो इस क्रांति के बारे में जानेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1858 का अधिनियम, उसके बारे में चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या है कि शुरुआत में एक चीज आपको बताई थी कि जो कंपनी का शासन था, किसका? कंपनी का शासन था, वो कब से कब तक था? भारत पर 2 लोगों ने शासन किया था। ठीक है, एक तो ब्रिटिश कंपनी ने शासन किया था। तो ब्रिटिश कंपनी का शासन था वो कब से कब तक रहा था? ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था वो 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के 1853 तक रहा था। ठीक है, कंपनी तो 1600 में आ गई थी, बट वो तब व्यापार कर रही थी, लेकिन उसने प्रशासन का काम शुरू किया था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से किया था। और 1853 जो चार्टर एक्ट था लास्ट वाला, तब तक उसने शासन किया था। फिर 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति के बाद जो भारत पर शासन किया था वो ब्रिटिश सरकार ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ब्रिटिश सरकार का शासन। ब्रिटिश सरकार का शासन। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का शासन। इसके बाद में भारत पर जो शासन रहा था वो ब्रिटिश सरकार का रहा था। कब से कब तक? 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, 1858 से लेकर के 1947 तक जो भारत पर शासन किया था वो ब्रिटिश सरकार ने किया था। वहां पर जिसके पास ताज होता था वो वहां की क्यून होती थी। ठीक है, तो वहां की जो सरकार थी वो अपने यहाँ शासन कर रही थी, वो एक अपना प्रतिनिधि उतार दी थी। उस प्रतिनिधि को हम वायसराय कहते थे। ठीक है, तो अब ये कम यानी कि सरकार, ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत में शासन करने क्यों आई, इसका क्या कारण था? तो इसका जो कारण था वो मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति। ठीक है, कारण की मैं बात करूं तो कारण क्या था? 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति। अब सर ये क्रांति क्या थी, क्यों हुई थी? मतलब क्रांति तो होती भैया लड़ाई झगड़े और हिंसा वगैरह होती है तो उसे हम क्रांति कहते हैं। तो ये क्रांति क्यों हुई थी? उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण था हड़प नीति। हड़प नीति यानी कि उस समय जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने हड़प नीति चलाई थी। उसने ये कहा था कि जिस राजा का कोई आगे वंशज नहीं होगा उसके राज्य को हम हड़प लेंगे। अब राज्य उस समय कोई ऐसा तो है नहीं कोई छोटी सी चीज हो, उस समय राज्य बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, यानी कि एक एक प्रदेश कितने बड़े बड़े राज्य हुआ करते। आज के जो प्रदेश हैं उनके बराबर के कई शासक हुआ करते थे, इनका साम्राज्य होता था। तो इन्होंने हड़प नीति चला दी, यानी किसी का कोई वंशज नहीं है तो उसे हम छीन लेंगे, हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो इसने हड़प नीति से क्या है कि लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया और काफी जो शासक थे उनके साम्राज्य को हड़प भी लिया था। जैसे झांसी की रानी थी तो उसका साम्राज्य हड़प लिया क्योंकि उसका कोई वंशज नहीं था। उसके अलावा उदयपुर के जो महाराज थे उनका हड़प लिया था, सतारा का, जैतपुर का, बहुत सारे इन्होंने शासकों के शासन को हड़प लिया था। एक तो जनता में ये आक्रोश था, उसके साथ साथ क्या था कि जो राजा महाराजा या सम्मानित व्यक्ति थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर चुके थे, या जो ऐसे राजा महाराजा थे जिनके हड़प जो शासक थे जो साम्राज्य था वो हड़प लिया था, तो उन्हें पेंशन ये देते थे। तो इन्होंने पेंशन भी बंद कर दी। क्या है, जो हमारे सम्मानित व्यक्ति थे उन्हें क्या था, उपाधियां मिली थी, उन्हें पेंशन मिलती थी, वो चीज भी इन्होंने बंद कर दी, पेंशन वगैरह देना सब कुछ बंद कर दिया। उसके साथ साथ ही ये लोगों पर अत्याचार करने लगे। क्या है, टैक्सेस बढ़ाने लगे, पीट पाट करने लगे, मतलब मिसबिहेवियर करने लगे लोगों के साथ में। तो एक तो ये कारण था। उसके अलावा जो गाय होती थी उस गाय की चर्बी से ये कारतूस बनाते थे।
गाय की चर्बी से कारतूस बनाते थे, और उस कारतूसों को क्या था कि पहले के जो टाइप के जो कारतूस थे उन्हें दांतों से खींच के खोलना पड़ता था। तो कारतूस थे, तो अपने हिंदू कम्युनिटी में से पूजा जाता है, तो ये हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने विरोध किया। जब विरोध किया तो उन्हें फांसी दे दी गई। तो जनता में और ज्यादा आक्रोश आ गया और जनता ने क्या क्रांति कर डाली। क्रांति मतलब अंग्रेजों की मारकाट करना शुरू कर दी, अहिंसात्मक तरीके से चीजें फैल गई। जब वो यहाँ पर क्रांति हुई तो यहाँ पर अंग्रेज पूरी तरह से उखड़ चुके थे, अंग्रेजों के हाथ पैर फूल चुके थे, उनकी जड़ें हिल चुकी थी 1857 की क्रांति में। तो कंपनी थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। लेकिन में ही फिर भारत फिर से गुलाम हो गया। क्यों गुलाम हो गया? क्योंकि जो कंपनी थी उसकी जो जड़ें हमने उखाड़ फेंकी थी, लेकिन वहाँ की जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो क्वीन थी, उसने चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया और उन्हें अच्छे से डील किया। क्या डील किया? मीठी मीठी बातें की उसने क्या है, एक लेटर जारी किया और अपना लेटर भारत में भेजा। जब भारत में भेजा तो यहाँ पर एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो उस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में उस पत्र को पढ़ा था। उस पत्र में बहुत सारी बातें भारतीयों के हित के लिए महारानी ने की थी। तो महारानी लेटर भेजा था, तो बहुत सारी हित की बातें थी उसमें। क्या क्या बातें थी उसमें? ये बातें थी कि भारतीयों पर हमारी कंपनी है, इसने अत्याचार किया है, इस कंपनी को अब हम भारत में बैन कर रहे हैं, कंपनी को खत्म कर रहे हैं, ये भारत में काम नहीं करेगी। इसने क्या है, भारतीयों पर अत्याचार किया है, भारतीयों की जो धार्मिक आस्था होती है उस पर ठेस पहुंचाई है कि गाय की चर्बी से तुम कारतूस क्यों बना रहे हो। तो हम जो कारतूस है उन्हें बैन कर रहे हैं, और वहाँ पर जो राइफल है, एनफील्ड राइफल, जिसमें ये कारतूस पड़ता था, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। तो इस एनफील्ड राइफल को हम वहाँ पर बैन कर रहे हैं। उसके साथ साथ भारतीयों पर जो हड़प नीति चलाई गई है, वहाँ के जो किसान हैं उन पर टैक्सेस लगाए गए हैं, उनकी खेती बर्बाद की जा रही है, तो इस चीज़ को हम बंद करते हैं, यानी कि कोई किसी के साम्राज्य को नहीं हड़पेगा। तो उसने क्या बहुत सारी ऐसी बातें की जो भारतीयों के हित में थी। तो भारतीयों को लगा ठीक है भाई, हमारे हित की बात कर रही है रानी, तो हम इसकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन रानी ने उस समय मीठी मीठी बातें करके हमारे लोगों को फिर से अपनी बातों में बहका दिया। तो रानी ने जब बहका दिया तो उसने ये कहा कि हम यहाँ पर अब डायरेक्ट शासन करेंगे, यानी कि जो ब्रिटिश की सरकार है वो शासन करेगी, कंपनी यहाँ शासन नहीं करेगी। तो अब वो वहाँ की जो क्वीन है वो खुद तो यहाँ आएगी नहीं, तो वो अपना एक प्रतिनिधि उतारेगी। ठीक है, किसे उतारेगी? अपनी क्राउन, जो क्राउन वहाँ का होगा, जिसके सिर पर क्राउन होता है, वो वहाँ का हेड होता था ब्रिटेन का। तो वहाँ जो किसके पास क्राउन होगा वो अपना एक प्रतिनिधि उतारेगा, जिसे हम वायसराय कहेंगे। ठीक है, जैसे पहले गवर्नर जनरल होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो गवर्नर जनरल होता था, वैसे ही अब वायसराय होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें थी। तो इस क्रांति की शुरुआत, यानी क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार की शुरुआत हुई, कब हुई? 1858 में। ठीक है, कब हुई? 1858 में। अब हम पढ़ेंगे 1858 में शुरुआत हुई क्रांति के बाद में, तो अब हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, यानी कि ताज का शासन। ताज मतलब वहाँ जिसके पास ताज होता था वो वहाँ शासन करता था, और वो अपना एक प्रतिनिधि भारत में उतारता था, जिसे हम वायसराय कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंपनी की क्राउन की बात की, यानी कि कंपनी शासन जो कर रही थी वो खत्म कर दी गई, अब इसकी जगह पर वायसराय को लाया गया। ठीक है, तो इसमें 1858 वाले में क्या क्या काम हुए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और सत्ता किसके हाथों में चलेगी? ब्रिटिश ताज, यानी कि ब्रिटेन का जो हेड होगा, यानी ब्रिटिश सरकार का जो हेड होगा उसके हाथ में चली गई, यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में हमारे देश की कमान चली गई, और वो अपना एक वायसराय उतारती थी। ठीक है, वो क्या है, एक अपना वायसराय प्रतिनिधि पहुंचाती थी। क्या नाम था उसका? प्रतिनिधि बोलते थे हम उसे। ठीक है, प्रतिनिधि कौन होता था? वायसराय होता था। ठीक है, यह कार्य महारानी विक्टोरिया की राज की घोषणा के द्वारा किया गया था, और इसकी जो घोषणाएं थी वो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में
पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी? उस समय का जो गवर्नर जनरल था, जिसे बाद में हमने क्या बना दिया था? वायसराय बना दिया था। ठीक है, यानी कि जो लास्ट यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल था वही पहला वायसराय बना था। उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके अलावा और 1858 में क्या काम हुए? यानी कि नियंत्रक मंडल यानी कि बीओसी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि बीओसी कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि शासन करने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शासन किया था तो उसने दो चीजें बनाई थी, एक था बीओडी और एक था बीओसी। इन दोनों के ऊपर जो हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था। बीओडी थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, बीओसी थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थी। बीओडी में 24 मेंबर्स थे और बीओसी में 6 मेंबर थे। ठीक है, तो ये बीओसी थी वो क्या करती थी? प्रशासन का काम देखती थी, और जो बीओडी थी वो व्यापार का काम देखती थी। तो व्यापार था वो तो उसने तीसरे चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया था। तीसरी चार्टर एक्ट में व्यापार खत्म कर दिया था कंपनी ने, सिर्फ वो शासन कर रहे थे। तो शासन था वो कौन सा था? बीओसी थी। इसमें 6 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। तो अब इसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, यानी कि 1858 में बीओसी को भी खत्म कर दिया और बीओसी की जगह पर सचिव का पद बनाया गया। भारतीय सचिव का पद बनाया गया। कब बनाया गया? 1858 के शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसके जो बीओसी थी इसमें क्या एक हेड होता था, एक अध्यक्ष होता था और अन्य 5 मेंबर्स होते, कुल 6 होते थे। तो सचिव बनाया गया, इसकी जगह बीओसी खत्म करेगी, सचिव बनाया गया और सचिव के लिए एक 15 सदस्य परिषद बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? परिषद बनाएगी। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति हेड होता है, जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री उसके पीछे क्या एक मंत्री परिषद है काम करने के लिए, तो वैसे ही सचिव के लिए एक परिषद बनाएगी। ठीक है, सचिव के लिए परिषद बनाएगी। उस परिषद में 15 मेंबर होते थे, 15 सदस्य होते थे। ठीक है, तो क्या बीओसी को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर क्या है? देखो ये दे रखा है, इसकी जगह पर भारत सचिव या भारत सचिव बनाया गया और उसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का सृजन किया गया। ठीक है, यानी कि कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल था उसकी जगह पर वायसराय बनेगा। ये सारे काम महारानी जो विक्टोरिया थी उसकी राज की घोषणा के द्वारा हुआ था और उस समय जो नियंत्रक मंडल था यानी बीओसी था उसकी जगह पर सचिव का पद बनाया गया और जो सचिव होता था वो ब्रिटेन में बैठ कर के काम करता था, यानी लंदन में बैठ कर के काम करता था। इसके लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी जो इसकी सहायता करेगी, इसके साथ मिलकर के काम करेगी। ठीक है, ठीक है, एक अब ये पॉइंट याद रख लेना कौन सा है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। मैं लिखे देता हूं। ठीक है, क्या पहला गवर्नर जनरल और अंतिम, एक मिनट, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसी को पहले वायसराय बनाया गया था। ठीक है, और जो बीओसी का हेड था, बीओसी का अध्यक्ष था, कौन था? एक पॉइंट ये याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है, बीओसी के अंतिम अध्यक्ष को पहला सचिव बनाया गया। जो पहली बार सचिव बना था वो, ठीक है, बीओसी के अंतिम अध्यक्ष को पहला सचिव बनाया गया। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एडवर्ड स्टैनली। ठीक है, एडवर्ड स्टैनली को पहला सचिव बनाया गया और अंतिम बीओसी का अध्यक्ष भी एडवर्ड स्टैनली ही था। ठीक है, ये चीज पूछ ली जाती है, ये चीज पूछी गई है
इसलिए मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये चीज़ें पूछी गई हैं इसलिए मैंने लिखी हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि फर्स्ट सेक्रेटरी एडवर्ड स्टैनली था, बीओसी के अंतिम अध्यक्ष को ही प्रथम सचिव बनाया गया था। सचिव की परिषद में कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। कहाँ बैठ करके काम करता था ये लंदन में बैठ करके काम करता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1861 की, 1861 का अधिनियम, ठीक है, 1861 का अधिनियम। इसमें क्या काम हुए थे? इसमें विकेंद्रीकरण और भारतीयों की भागीदारी की बात कही गई, ठीक है। जब रानी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 1858 में, तो उसमें यह बात भी कही गई थी कि भारतीयों को भी हम शासन में शामिल करेंगे, यानी कि जो हमारे शासन करने वाले लोग हैं उसमें हम भारतीयों को भी शामिल करेंगे। बट कैसे शामिल करेंगे ये नहीं बताया था, शामिल करेंगे वो चीज़ बोली थी। तो कैसे शामिल करेंगे वो चीज़ हम समझते हैं। यानी कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, यानी कि जो वायसराय था, एक वायसराय होता था और इसके साथ में 4 लोगों की परिषद होती थी। बट 1861 में 4 की जगह पर 5 कर दिए गए। कितने कर दिए? 5 कर दिए गए, यानी कि एक वायसराय होगा और उसके साथ काम करने वाले 5 और लोग होंगे, ठीक है। तो 5 लोग और होंगे। लेकिन फिर इसने एक बात और कही। क्या बात कही? इसने ये कही कि ये जो एक वायसराय और 5 सदस्य होंगे ये अपना काम संभालेंगे और ये सरकारी होंगे। कैसे होंगे? सरकारी होंगे, यानी कि परमानेंट जिसे बोल देते हैं हम। जैसे आज प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्रिमंडल है, यानी कि जो मेन मंत्री हैं उन्हें हम यानी कि केवल जो कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो जो कैबिनेट वाले मंत्री हैं जो सबसे हेड होते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं और नितिन गडकरी जी हैं, तो ये क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी हैं। तो प्रधानमंत्री वैसे ही एक वायसराय और इसके साथ 5 अन्य मुख्य सदस्य होंगे। अब जो भारतीयों को शामिल किया जाएगा उसमें एक बात कही गई। क्या बात कही गई? कि हम 6 से लेकर के 12 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में ऐड करेंगे। जैसे राज्य मंत्री और उप मंत्री बना दिए जाते हैं ना मंत्रियों के नीचे, वही बस वही चीज़ थी। तो क्या हुआ? इन्होंने ये बात कही कि हम मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिपरिषद नहीं, परिषद जो वायसराय की परिषद होगी उसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे। और जो कुल सदस्य शामिल करेंगे उसमें से आधे भारतीय होंगे, आधे ब्रिटिश होंगे, यानी आधे भारतीय होंगे और आधे ब्रिटिश होंगे उसमें भी। तो जो सदस्य होंगे जिन्हें ऐड करेंगे वो कम से कम 6 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 होंगे। यानी जितने मेंबर ऐड किए जाएंगे तो उसमें जो कम से कम मेंबर होंगे वो 6 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 होंगे। तो इन्होंने पहली बार जब इन्हें ज़रूरत पड़ी, यानी कि जैसा काम होगा वैसे लोगों को हम ऐड करेंगे, यानी काम कम है तो 6 को करेंगे, कम ज़्यादा है तो 8, और ज़्यादा है तो 10, और ज़्यादा है तो 12। तो पहली बार जो व्यक्ति इन्होंने ऐड किए थे, जो लोग ऐड किए थे वो 6 मेंबर थे। पहली बार जो लोगों को शामिल किया था परिषद में वो 6 मेंबर थे। अब 6 में से आधे हो गए ब्रिटिश और आधे हो गए भारतीय, ठीक है। यानी पहली बार कितने सदस्यों को ऐड किया? 6 मेंबर, ठीक है। परिषद में 6 मेंबर हैं, 6 सदस्य शामिल किए, ठीक है, शामिल किए। कितने शामिल किए? 6 मेंबर शामिल किए। अब जब 6 मेंबर शामिल किए तो इसमें से जो 3 सदस्य थे वो भारतीय होंगे। पहली बार जो किए थे वो कितने किए थे? पहली बार, यहाँ फर्स्ट टाइम लिख लेना, फर्स्ट टाइम जो शामिल किए थे वो 6 मेंबर किए थे। तो उस 6 मेंबर में 3 सदस्य भारतीय होंगे, ये बात इन्होंने कही। और जो 3 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश होंगे। 3 भारतीय होंगे और 3 ब्रिटिश होंगे। अब ये गैर सरकारी होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। गैर सरकारी का मतलब इन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इन्हें पावर्स नहीं मिलेंगी, इन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, सिर्फ आओ बैठो टाइम पास करो और निकल लो। तो यही बात इसमें कही गई, यानी कि ये 3 हैं ये गैर सरकारी होंगे। 3 नहीं 6, चाहे ब्रिटिश हो चाहे इंडियंस हो, ये क्या है? गैर सरकारी होंगे। कैसे होंगे? गैर सरकारी, ठीक है। ये जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे
और इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होगा, यानी कि पूरा कार्यकाल 4 साल नहीं होगा, इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल होगा। कितना होगा कार्यकाल होगा वो 2 साल होगा, ठीक है। कितने? 2 वर्ष, 2 वर्ष इनका कार्यकाल होगा, ओनली 2 ईयर। अब ये बात भारतीयों को शामिल करने की कही, यानी कि जो परिषद होगी उसमें एक क्या है, प्रसाद सा दिया गया। क्या है? प्रसाद सा दिया गया। क्या प्रसाद दिया गया? यानी कि भारतीयों को शामिल करने की बात कही, इससे भारतीय आक्रोश न हो। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी कि पहली बार जो मेंबर थे वो उन्होंने 6 शामिल किए थे परिषद में, 6 मेंबरों को शामिल किया था। 6 में से 3 भारतीय थे, 3 ब्रिटिश हो गए, यानी आधे होंगे, वो भी 2 साल के लिए चुने जाएंगे। और ये गैर सरकारी होंगे, कोई पावर नहीं होगी, कोई पैसा नहीं होगा, कोई वेतन भत्ती नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इनके लिए, ठीक है। तो ये काम हुआ। उसके अलावा और क्या काम हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त की गई। अध्यादेश जारी, यानी कि आज अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे ही गवर्नर जनरल को पावर दी गई। यानी कि जो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश ये होता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में, संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति अपनी तरफ से नियम कानूनों को बना सकता है। यानी कि संसद जब शस्त्र में न हो, तो कोई भी देश पर ऐसी आपदा है, मुसीबत है, तो राष्ट्रपति नियम कानून को अपनी तरफ से बना सकता है। वो उसके कानून 6 महीने तक वैलिड रहते हैं। उसके बाद अगर संसद चाहे तो कानून को बढ़ा सकता है, संसद चाहे तो खत्म कर सकता है। तो वही पावर वायसराय को दी गई थी। बताओ, आज जो हमारे संविधान है वो चीज़ उन्होंने उस समय ऐड की थी। संविधान तो उन्होंने बनाया था, कितना बढ़िया बनाया था, यानी जो चीज़ आज है संविधान में वो उस समय भी थी। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई। उसके अलावा जो पावर्स मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से ले ली गई थी, उनको फिर से वापस कर दिया। कब ली गई थी? 1773 में ली गई थी। उसे बंगाल में सारी सबको ऐड कर दिया गया था, नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब फिर से तीनों को अलग अलग कर दिया गया और सबको पावर्स दे दी गई, ठीक है। इसमें सॉरी मैं ये बताना भूल गया, इसमें 3 सदस्य ऐड किए गए थे। वो 3 सदस्य कौन थे? एक था पटियाला का नवाब जिसका नाम था नरेंद्र सिंह, दूसरा था बनारस के राजा नारायण ईश्वरी प्रसाद नारायण, और तीसरे से सर दिनकर राव। और ये तीनों अंग्रेजों के चाटुकार थे, यानी कि तीनों अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले थे। अंग्रेजों ने उन्हें ही शामिल किया था जो उन्हें अच्छे लगते थे, जो उनकी तारीफें करते थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो उनकी चापलूसी करते थे। तो ये तीनों उन्हीं के व्यक्ति थे अंग्रेजों के, उन्होंने पहली बार शासन में शामिल किया था, ठीक है। इसी के तहत यानी कि 1861 के तहत एक और पॉइंट याद रखना आपको, हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। 1861 में हाई कोर्ट आया था, 62 में बनकर के 3 हाई कोर्ट तैयार हुए थे। 3 हाई कोर्ट कौन कौन से? तीनों प्रेसिडेंसी में खोले गए थे। कौन कौन से थे? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना था, कहाँ बनाया गया था, ये मैंने बताया था आपको। पहली बार सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। इसके सीजीआई कौन थे? सीजीआई का नाम था एलिजा एम्पे, ठीक है। क्या नाम था? एलिजा एम्पे। और इसमें 3 अन्य जज भी थे। अब हम बात करेंगे 1892 का भारत शासन अधिनियम। ये क्यों नहीं भारत शासन लिखा भैया? भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम नहीं, ये भारत परिषद अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये शासन अधिनियम और परिषद अधिनियम क्या होते हैं? अब ये गायब हो गई या कहाँ गई? 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, टेक मी 1 मिनट। हाँ ये है, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में क्या अंतर है? भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में ये अंतर है
कि जहां पर परिषद बढ़ाई जा रही है, यानी परिषद पर काम हो रहा है, लोगों को घटाया बढ़ाया जा रहा है, शासन में लोगों को घटाया बढ़ाया जा रहा है, तो उसे हम परिषद कहते हैं। यहाँ पर केवल शासन किया जा रहा है, यहाँ पर परिषद का कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो उसे हम भारत शासन अधिनियम कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 1892 में क्या क्या हुआ था, यानी कि इसके समय पर क्या कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसके अलावा सदस्यों में वृद्धि की गई, यानी केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से लेकर के 16 निश्चित की गई। ठीक है, और ये जो 10 होंगे वो गैर सरकारी होंगे, यानी कि जो परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे, 5 थे, अब कर दिए गए कम से कम 10 सदस्य। ठीक है, एक वायसराय और 5 अन्य सदस्य होते थे, अब 10 कर दिए गए, 5 की जगह पर 10 कर दिए, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16। उसके अलावा बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, यानी 1892 में पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। और इससे आप बहस कर रहे हैं, भारतीय लोगों को खासकर बजट पर बहस के लिए 6 दिन पहले पूर्व नोटिस देना होता था कि हम बजट पर बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 6 दिन पूर्व, यानी 6 दिन पहले नोटिस देना होगा किसे, अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष होता था विधानसभा का या लोकसभा का, कहीं का भी। इसमें ही यानी 1892 में ही पहली बार वोटिंग की शुरुआत हुई, और फर्स्ट टाइम जो वोटिंग हुई थी वो इनडायरेक्ट वोटिंग हुई थी, यानी अप्रत्यक्ष वोटिंग हुई थी। अप्रत्यक्ष वोटिंग मतलब जो चुने हुए सदस्य वोटिंग करते हैं, जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव है, ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इसमें क्या है, विधायक, सांसद, यानी कि जो चुने हुए लोग होते हैं वो वोट डालते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट वोटिंग कहते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग क्या होती है, उसमें जनता शामिल नहीं होती है, जनता वोटिंग नहीं करती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट वोटिंग कहते हैं। ठीक है, भारतीयों को बजट पर बहस के लिए 6 दिन पूर्व नोटिस देना होता था। ये क्या है, 1892 में बात कही गई थी। अब आता है 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1909 वाले को मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। मार्ले कौन था, उस समय सचिव था। मिंटो कौन था, वायसराय था। कौन था, वायसराय था। तो 1909 वाले में क्या क्या काम हुए थे, 1900 वाले को आपको याद रखना है, ये अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर आया था। भारत में ये अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आया था। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, ये बात कई बार पूछी गई है। इसमें क्या क्या काम हुए थे, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या थी वो 60 कर दी गई, जहां पर संख्या 16 थी। जहां संख्या 16 थी, पिछली बार हमने पढ़ा था संख्या 16 थी, 16 से बढ़ा करके विधान परिषद में 60 कर दी गई। उस समय केंद्रीय विधान परिषद होते थे, जैसे आज विधान परिषद है, जैसे यूपी में है, बिहार में है, और कहाँ है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, 6 राज्यों में क्या विधान परिषद है। तो पहले ये केंद्र में हुआ करती थी, जैसे आज राज्यों में है वैसे ये केंद्र में हुआ करती थी। तो जो 16 सदस्य थे उसकी जगह पर 60 सदस्य कर दिए गए और ये नियम कानून को बनाती थी। ठीक है, इसमें जो निर्वाचन होता था, इसके तहत यानी कि 1909 के तहत पृथक निर्वाचन की बात कही मुस्लिम लोगों के लिए, यानी कि मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी नाराज चल रही थी कांग्रेस से। तो फिर मुस्लिमों के लिए ब्रिटिशों ने अलग एक क्या है कि पृथक निर्वाचन की बात कही, यानी कि उस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट होगा, मुस्लिम ही लोग वोटिंग करेंगे, यानी पृथक निर्वाचन। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मताधिकार की व्यवस्था की गई। उसके अलावा 1909 में और क्या क्या काम हुए, यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, किसकी, वायसराय की कार्यकारिणी थी, उसमें पहली बार भारतीय को शामिल किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र पी सिन्हा। भारतीयों को शामिल तो पहले ही कर लिया गया था 3 सदस्यों को, लेकिन वो गैर सरकारी थे और वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले थे। जो निष्पक्ष तरीके से शामिल किए गए थे, जो अपनी ताकत पर शामिल हुए थे, जो अपनी पावर के लिए शामिल हुए थे, उनका नाम था सत्येंद्र पी सिन्हा। यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्र पी सिन्हा थे। सत्येंद्र पी सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। ये किसने दी थी, ब्रिटिशों ने ही दी थी। ब्रिटिशों ने ही
ब्रिटिशों ने ही सत्येंद्र पी सिन्हा को लॉर्ड की भी उपाधि दी थी। ठीक है, उस समय एक और काम हुआ, 1909 में एक और काम हुआ कि जो सचिव था, भारतीय सचिव था, जो लंदन में बैठ कर काम करता था, इसके लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। उसमें 2 भारतीयों को 1909 में शामिल किया गया। 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत सचिव की परिषद में 2 सदस्यों को शामिल किया गया। वो 2 सदस्य कौन से थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को सचिव की परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, 1909 का अधिनियम, इसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये फरवरी 1909 में पारित हुआ था। ठीक है, गॉट इट, चीजें समझ में आई। अब आता है 1919। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1919 क्या है? यानी कि इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे पिछली बार जो हमने पढ़ा था 1909 में, उसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। इसे मॉन्टेग्यू सचिव के नाम से, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय सचिव था और चैम्सफोर्ड था वो वायसराय था। ठीक है, तो 1919 में क्या क्या काम हुए थे? जो केंद्रीय विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल क्या होता है? विधानमंडल पहले सब बताओ क्या होता है। विधानमंडल यानी कि जिसमें हमारे सदन आते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो विधानमंडल है वो क्या है? संसद है। जैसे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल हो गया, यानी किसी भी राज्य का जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद शामिल की जाती है तो उसे विधानमंडल कहते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है? भी संसद है। संसद के क्या है? 2 सदन होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से होते हैं? एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो वैसे ही उस समय जो केंद्रीय विधानमंडल था, यानी केंद्र सरकार का विधानमंडल था, उसके 2 सदन थे। कौन कौन से सदन थे? एक था निम्न सदन। कौन सा था? निम्न सदन। दूसरा था उच्च सदन। जैसे आज क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को आज निम्न सदन के नाम से जानते हैं हम, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। वैसे ही पहले इनके नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं थे, निम्न सदन और उच्च सदन हुआ करते थे। ठीक है, तो जो विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल था उस समय, उसके वो दो भागों में था, नहीं उसके 2 सदन थे। 2 सदन कौन कौन से थे? आइए सर। लड्डू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लड्डू खाने किसी को भाई? लड्डू खाने हैं किसी को? चलो मैं ही खाऊंगा। ठीक है, उस समय 2 विधानमंडल होते थे। एक होता था निम्न सदन, एक होता था उच्च सदन। एक मिनट, हाथ चिपक रहे मेरे लड्डू की वजह से। ठीक है, तो निम्न सदन था। उस निम्न सदन में 145 मेंबर्स थे। कितने थे? 145 मेंबर्स, यानी 145 कुल सदस्य थे, जिनमें से 104 सदस्य थे वो निर्वाचित होके आते थे, यानी कि उन्हें इलेक्टेड हो के आते थे, नहीं जनता वोटिंग करती थी और वहां से वो चुन के आते थे। ठीक है, कितने? 104 यानी 104 सदस्य, और 41 मेंबर यानी कि 41 मेंबर मनोनीत होके आते थे, नॉमिनेटेड होकर के आते थे। इनका जो कार्यकाल था वो 3 साल के लिए होता था, निम्न सदन वालों का। ठीक है, अब एक था उच्च सदन। उच्च सदन में कुल कितने मेंबर थे? 60 मेंबर यानी कि 60 सदस्य थे। 34 मेंबर यानी कि 34 मेंबर थे वो इलेक्टेड होके आते थे,
और 26 जो मेंबर थे वो नॉमिनेट होकर के आते थे, मनोनीत होकर के आते थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 साल के लिए होता था। उच्च सदन वालों का जो कार्यकाल था वो 5 साल के लिए होता था, और निम्न सदन वालों का जो कार्यकाल था वो 3 साल के लिए होता था। ठीक है, तो एक बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर देखो इलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि निर्वाचित होके आते थे। तो पहली बार सीधी सी बात है कि जो चुनाव हुए थे, जो वोटिंग के आधार पर चुन करके लोग आए थे, वो कब आए थे? 1990 में, 1919 यानी कि 1919 में पहली बार इलेक्शन हुआ था, जिसमें सारे लोगों ने वोट किया था। लेकिन कुछ लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया था, कुछ लोगों को शामिल नहीं किया गया था। जैसे मान लो कोई गरीब है, गरीब को शामिल नहीं किया गया था, खासकर महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया था। और उसमें क्या है कि जो दलित समाज से थे उनको भी शामिल नहीं किया गया था, उसमें कुछ ही लोगों ने वोटिंग की थी। ठीक है, इसमें क्या है, 1919 में पहली बार 1919 अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, पहली बार चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसी के तहत यानी कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। उस समय हमारे 8 प्रांत थे, जैसे आज स्टेट हैं 28, वैसे ही पहले 8 प्रांत हुआ करते थे। तो उन 8 प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया, द्वैध शासन। अब वो कैसे शुरू हुआ? ठीक है, वो द्वैध शासन हुआ। ठीक है, प्रांत थे वो कितने थे? 8 थे। कौन कौन से थे? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, एमपी यानी इसे हम मध्य प्रांत के नाम से जानते थे, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, ये क्या थे? 8 प्रांत थे। इनमें द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन क्या लागू हुआ? द्वैध शासन में कुछ विषय रखे गए, यानी कि एक सुरक्षित विषय रखे गए और दूसरे हस्तांतर विषय रखे गए। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें सरकार में जो मंत्री होते थे, कुछ इंडियंस होते थे, कुछ ब्रिटिश होते थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने सारे विषय अपने अंडर में कर लिए, जो मेन विषय होते थे, जैसे वित्त हो गया, पैसे का हो गया, पैसे वाला विषय हो गया, वो अपने अंडर उन्होंने रखा ब्रिटिशों ने। पुलिस हो गई, फौज हो गई, ये तो भाई मेन है ना, पुलिस फौज। भारतीयों को कभी भी दबाया जा सकता है, ये हमारे अंडर नहीं दी उन्होंने, क्योंकि हमारे अंडर देते तो शायद चीज़ें उलट हो जाती, उलट पुलट हो जाती। तो क्या है, उन्होंने चीज़ों को अपने पास रखा। न्याय हो गया, यानी कानून व्यवस्था हो गई, जिससे अंग्रेज किसी ज़्यादा क्या है हमें परेशान न कर पाए, यानी हम ऐसा जस्टिस देंगे, ऐसा न्याय देंगे जो भारतीय याद रखेंगे। तो उन्होंने ये भी चीज़ अपने पास रख ली, यानी कि जो विषय थे वो सारे विषय इंपॉर्टेंट विषय अपने पास रख के हमें क्या दिया? हमें शिक्षा दिया कि आप शिक्षा पर काम करें। अब शिक्षा पर काम कैसे करें? वित्त तो आपके पास है, पैसे का लेन देन है वो सब आप कर रहे हैं, आप बजट दे नहीं रहे, तो शिक्षा कहाँ से सही होगी? स्वास्थ्य दिया, जिसमें कोई भी पावर नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। कृषि दी, कृषि में क्या है, सारा टैक्सेस में चला गया पैसा, सारा अनाज टैक्सेस में चला गया, कोई बचत नहीं हो रही, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही, कोई पावर है इसमें? यानी कि इस विषय में हस्तांतर में जो भारतीय मंत्री थे उनमें क्या पावर थी? कुछ भी पावर नहीं थी, इनके पास सारी पावर थी। जो नियंत्रण था सुरक्षित विषय में, जो नियंत्रण था वो गवर्नर चलाते थे, यानी कि वायसराय के जो मंत्री वगैरह होते थे वो चलाते थे। और हस्तांतर विषय था उसे भारतीय मंत्री चलाते थे, भारतीय मंत्रियों का इस पर नियंत्रण होता था। तो जो विषय थे उसमें द्वैध शासन ये लागू हुआ कि भारतीयों के अंडर कुछ चीज़ें की गई और कुछ चीज़ें थी वो ब्रिटिशों के अंडर की गई। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको याद रखने, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर इसमें सिख, ईसाइयों, यूरोपियों और एंग्लो इंडियन को भी शामिल किया गया। उसके साथ साथ भारत में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार 1921 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया। लेकिन कुछ महिलाओं को छोड़ करके, जिसमें गरीब महिलाएं थी उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, या जो दलित समाज से महिलाएं आती थी उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। 1919 के ही तहत 1919 अधिनियम के तहत ली आयोग आया और प्रशासनिक सुधार भी किया गया। ली आयोग क्या था? ली एक आयोग था जिसकी सिफारिश पर पीएससी की स्थापना हुई थी, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आज जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, उसकी शुरुआत थी वो 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 से पहले भी क्या है कि भारतीय लोग यूपीएससी में यानी पीएससी में शामिल थे, प्रशासनिक चीज़ों में शामिल थे, लेकिन उन्हें पेपर देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, वहीं पर उनकी नियुक्ति होती थी, उन्हें वहीं से सारी चीज़ें
काम करती थी, लेकिन 1919 अधिनियम के तहत में ली आयोग की रिपोर्ट पर, ली आयोग की सिफारिश पर भारत में पीएससी की स्थापना की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई? 1924 में की गई। अधिनियम कौन सा था? 1919 अधिनियम के तहत 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट पर पीएससी की स्थापना की गई। ठीक है, ठीक है। ली आयोग कब आया था? 1924 में। स्थापना कब हुई थी? 1926 में। फिर बाद में जो पीएससी थी वो 1935 में एफपीएससी कर दी गई थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दी गई थी। उसके बाद 1950 में यूनिक पब्लिक सर्विस कर दी गई। कब? यूपीएससी। कब कर दी गई? कब कर दी गई? 1950 में। ठीक है, कब कर दी गई? 1950 में। उसके बाद और क्या क्या काम हुए 1919 में? यानी कि 1973 से भारत सचिव का खर्च भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था, अब वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। यानी कि 1919 अधिनियम में क्या किया गया कि जो सचिव था उसको जो पैसा था, उसका जो राजस्व का पैसा था वो भारतीयों से दिया जाता था। उसकी सैलरी वगैरह थी, पेंशन वेतन भत्ते थे, वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। लेकिन 1919 में ये कर दिया गया कि उसको जो पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा? ब्रिटेन से दिया जाएगा, ब्रिटेन के राजस्व से, ब्रिटिश के राजस्व से दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में बैठ कर काम कर रहा है, भारत में तो काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, भारतीय सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। कुछ पॉइंट आपको याद रखने, नोट डाल के। कौन से पॉइंट है? यानी कि पीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? रॉस बर्कर। ठीक है, पीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? रॉस बर्कर। स्वतंत्र भारत के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे एच.के. कृपलानी। ठीक है, यानी पीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। 35 में पीएससी का नाम एफपीएससी कर दिया गया, यानी कि इसे संघ जोड़ दिया गया, संघ बना दिया गया। 1950 में हमने इसे यूपीएससी कर दिया। ठीक है, तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? एच.के. कृपलानी। क्या नाम था? एच.के. कृपलानी। गॉट इट? ये सारे काम 1919 अधिनियम के तहत में किए गए थे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था, यानी कि दो विषयों में शामिल कर दिए गए थे सारे कार्य। एक था सुरक्षित विषय, एक था हस्तांतर विषय। हस्तांतर में इंडियन थे और सुरक्षित में ब्रिटिशों के हाथ में कर दिया गया। और द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू हुई, उच्च सदन, निम्न सदन। तो ये सारी चीजें भारत शासन अधिनियम 1919 में हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम क्या था, और उससे आगे की कुछ चीज़ें, वो लास्ट क्लास हमारी भारतीय संवैधानिक की होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, बाय।